हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस के प्रीवियस क्वेश्चन के सेट्स को फोर, राइट। यहाँ पे हम 20 ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं जेएनयू में पूछे गए हैं, है ना, फॉर द बीए प्रोग्राम, है ना। जो है ना, तो उसमें क्या है दोस्तों, सिलेक्टेड, आई मीन सिलेक्टेड नहीं है, एवरी क्वेश्चन आई टूक अप। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं लास्ट 20 ईयर के। तो इसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पार्ट वन में 2000 से लेकर 2005 तक, फिर पार्ट टू में ऐसे ही लिया हुआ है ना। तो आगे आगे जाके कुछ क्वेश्चन किसी ईयर में आए भी नहीं है फ्रांस से। जैसे कि मैं आपको बताऊं 2015 में नहीं है, है ना। तो आज जो इसमें कवर करने वाले हैं फ्रांस के, तो इसमें जो मैं कवर करूंगा 2011 से लेके 14 तक के ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रांस से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि वीडियो लेट हो गई। मैं आप सभी को बता दूं, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था ऑफिस का, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी हो गया था। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। अगर मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता दोस्तों, मैं आप सबके लिए ज़रूर वीडियो बनाता। हालांकि कल मैंने माइंड बनाया था कि मैं कैसे भी करके ये पीपीटी प्रेजेंटेशन रेडी कर लूँगा और मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप सभी के लिए ये वीडियो शूट कर दूँगा, क्योंकि मेरा फिर से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा अराउंड 9:30 to 10 के। फिर वही टाइम नहीं मिल पाता बच्चों, रात 8 बज जाते हैं ऐसे काम करते करते, फिर खाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई नहीं, वो अलग ही चीज़ है डिस्कस करने का। तो आगे हम फोकस करते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम 31st क्वेश्चन ले रहे हैं और ये 2011 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है, बेस्टाइल डे मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। व्हाई डिड पेरिशियंस स्टॉर्म द प्रिजन इन 1789? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, और इनके जो ऑप्शन हैं उनको भी बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। याद करो, रिकॉल करो, जब मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, है ना, उन्होंने बेस्टाइल डे पे किस लिए स्टॉर्म किया था, है ना, किस लिए तोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो चलो ऑप्शन की तरफ हम बढ़ देते हैं, देखते हैं पहले ऑप्शन से, है ना। टू फाइंड द किंग हु वॉज हाइडिंग, क्या ऐसा था कि ये जो लोग थे, है ना, वो किंग को ढूंढ रहे थे जो कि फोर्ट के अंदर छुपे हुए थे। टू लुक फॉर फूड, क्या वो खाने की सर्च में थे, खाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने तोड़ डाला। क्या टू गेट पाउडर फॉर मस्केट्स, अभी मस्केट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या वो पाउडर ढूंढ रहे थे मस्केट्स के लिए, या टू फ्री प्रिजनर्स, क्या जो वहां पे कैदी थे, है ना, उनको छुड़ाना चाह रहे थे, उनको फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे, क्या ऐसा था? ठीक है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे। अगेन ये आप रिकॉल कीजिएगा, ऐसे ही रहा होगा। आपको याद है दोस्तों, फ्रांस की हालत बहुत ही खराब हो गई थी ड्यू टू हार्श विंटर एंड ऑल। फूड फूड के लिए बहुत सारे क्राइसिस हो रहे थे, फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, है ना। और ये समझ लो, लोगों को एक जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूरी नहीं हो रही थी। तो कहीं पे चोरी, कहीं पे दंगे ऐसे हो रहे थे। तो राजा ने क्या किया था, लुइस 16 ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि आप पेरिस में जाके उन्होंने डिप्लॉय कर दिया कि देखो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। पर वहाँ के जो लोग थे, है ना, उन्होंने इस मैसेज को इस तरीके उन्होंने देखा इन सोल्जर्स को, सिपाहियों को वहाँ पे, और इसको थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, है ना। जिसकी वजह से इन्होंने अब मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या है, आप खुद ही आंसर आप समझ जाएंगे। अब उनको क्या चाहिए, राजा के सिपाहियों से लड़ना, तो ऐसा तो है नहीं हाथों से लड़ेंगे, है ना। उनको कुछ चाहिए होगा, हथियार चाहिए होंगे। तो इन सर्च ऑफ एमिनेशंस, क्या बोल सकते हो, है ना, मैंने आपको बताया भी था। एमिनेशन क्या होते हैं, हथियार, है ना, सिंपल वर्ड में। इन सर्च ऑफ हथियार, या बोल दे एमिनेशन, वो बेस्टाइल फोर्ट में गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये राजा का क्योंकि एक टाइम पे बेस्टाइल फोर्ट क्या था, ये राजा का सिंबल था, और ये
एक तरीके से एज ए यहाँ पे प्रिजनर रखे जाते थे, और इतने ज़्यादा प्रिजनर नहीं थे, अराउंड 7 प्रिजनर थे जिनको छुड़ा दिया गया था। बट इसका ये भी नहीं है आंसर कि वो उनका मोटिव ये था कि प्रिजनर को जाके छुड़ाया जाए। यहाँ पे उनका मोटिव था इन सर्च ऑफ एमिनेशन। अब यहाँ पे तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, बाकी भी ऑप्शन खारिज हो गए, क्योंकि किंग को नहीं ढूंढ रहे थे। किंग को मारना थोड़ी ना था कि किंग, और वो वैसे भी वेस्टाइल फोर्ट में क्यों किंग रहेगा, ये भी ऑप्शन बेकार है ना। टू लुक फॉर फूड, फूड की सर्च में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रिजनर हैं या वो भी 7 थे, इतना ज़्यादा फूड भी भंडार नहीं होगा जिसकी सर्च में जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने सिपाहियों को देखा, डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और उस मैसेज को उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, तो उनको हथियार चाहिए था। उनको लगा कि ये हथियार वहां पे होंगे, उनको छुपाए गए होंगे, तो इसलिए वहां पे जाते हैं। ऐसे में सारी भीड़ चली जाती है और वेस्टाइल जो फोर्ट होता है उसको तोड़ देते हैं। इवन वहाँ की जो एक एक ईंटें होती हैं उनको मार्केट में ले जाके बेच भी देते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो इसका आंसर जो मैं बताऊं दोस्तों, पाउडर क्या है, पाउडर फॉर मस्केट्स, ये एक काइंड ऑफ पाउडर होता है। मस्केट्स क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। काइंड ऑफ गन होती है, जिसमें इसे बोल सकते हो गन पाउडर। हाँ, अगर आपको यहाँ पे गन पाउडर लिखा होता तो आप क्लियरली आंसर मार्क कर देते, बट यहाँ पे गेट पाउडर फॉर मस्केट्स ऐसा था। ये 2011 का क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग था और इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछ भी लिया जा सकता है। ये देखिए, ये है मस्केट्स। अगर ये काइंड ऑफ बंदूक होती है, इनके लिए पाउडर, गन पाउडर चाहिए होता है ना। तो इसकी एमिनेशन, इसकी सर्च में वो गन और गन पाउडर की सर्च में ये लोग बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ देते हैं। कब? 14 जुलाई 1789 ये इवेंट हुआ था, और ये इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर है तो डू कमेंट, आई विल क्लियर योर कमेंट, है ना। मैं सभी के कमेंट को देखता हूँ दोस्तों, मैं सभी के कमेंट को आंसर करता हूँ, और आई रियली फील एम्बेरेस जब मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। आप सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर वीडियो कब आएगी कब आएगी, बट आई मैनेज राइट नाउ एनी हाउ द टाइम। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2011 का ही है। पूछा जा रहा है आपसे, विच फ्रेंच ऑथर ऑफ द 19th सेंचुरी had the foresight that man would walk on the moon one day। अब यहाँ पे कुछ फेमस राइटर भी हैं, है ना, जैसे विक्टर ह्यूगो हैं। इनका आप कोई एक फेमस बुक का नाम बताइए, मैंने आपको पढ़ाया भी है, काफ़ी अच्छे से समझाया भी है। जूल्स वर्ने हैं, चैथ्यू प्रियंट हैं, एमएमई देसेवे है। तो इसका आंसर आप खुद मुझे दो। मैं दे सकता था, बट मैं यहाँ पे इसका आंसर आपके लिए क्विज छोड़ के जा रहा हूँ, एज ए क्विज, है ना। अगर नहीं कर पाते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड इन सितंबर 1939 विद द इन्वेजन ऑफ। वेल, आप सोच रहे होगे कि भाई हम फ्रांस पढ़ रहे हैं, फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वर्ल्ड वॉर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है ना। वेरी वेल, सो मैं आपको बताऊं, फ्रांस भी एक एलाइड पावर था, और वो भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई थॉट कि ये क्वेश्चन मुझे लेना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्रांस भी ऑप्शन में है। तो आप इस ऑप्शन को देखिए, और ये काफ़ी काफ़ी क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड एंड फ्रांस। आप सभी में से जिन्होंने भी जर्मनी के प्रॉपर वीडियोस देखे होंगे, है ना, उसमें मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ था, और है ना, नाजिज्म बढ़ा था, है ना, उस टाइम पे। तो मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेटी साइन की गई थी, ट्रेटी ऑफ वर्साइलेस। इसका आप लोग मुझे डेट ईयर बताइएगा, कौन सी ईयर में ये साइन की गई थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये साइन की गई थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, जर्मनी को काफ़ी ह्यूमिलेशन सहना पड़ा था, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नाजिज्म
नाजिज्म क्या था, वहाँ पे एक नाजी पार्टी थी और वो सत्ता में आती है, जिसके चांसलर कौन बनते हैं एक तरीके से, अ, ये आपके हिटलर बनते हैं भाई साहब। और ये कब बनते हैं ये भी आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1933 में, 31 जनवरी। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो अब क्या होता है यहाँ पे, जो हिटलर थे काफ़ी वॉर की तैयारी कर देते हैं, और वहाँ के लोगों का पूरा सपोर्ट होता है ना। तो उन्होंने काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगाई होती हैं, गन प्रोड्यूस हो रहे थे, सारी चीज़ें होती हैं। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के तहत जो भी उनके लैंड कैप्चर कर लिए गए होते, फ्रांस के थ्रू या ऑस्ट्रिया के थ्रू दे दिए गए होते, या अलाइड पावर ने ले लिए होते, हिटलर क्या करता है, उसको कब्जा करना अगेन स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही में पहले तो फ्रांस की, हालांकि वो टेरिटरी जो थी वो जर्मनी की ही थी, उसने वापस ले ली फ्रांस से, जब कब्जा कर लिया, तब भी अलाइड पावर ने कुछ नहीं कहा। अगेन जब अब आती है बात अ, पोलैंड की, है ना। ऑस्ट्रिया का भी था कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रिया ने भी लिया था, जब उसको भी ले लिया तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी भी अलाइड पावर ने कुछ नहीं कहा। जब पोलैंड पे 1939 में इन्वेजन कर दिया, है ना। और किसके इसमें ये बात हुई थी रसिया के साथ, जब हम रसिया पढ़ेंगे वो भी समझेंगे कि हम, आप कुछ मत बोलिएगा, जैसे भी रहा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अ, आपस में बात हुई कि भाई आधा आधा हम बांट लेंगे, आक्रमण इस पे हमला बोल देते हैं, कौन, मिस्टर हिटलर। तो और वहाँ के कुछ लोग जो होते हैं, इनके जो नाजी के कैंप्स थे, है ना, वहाँ पे डाल दिए जाते हैं, कुछ लोगों को मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक हॉलोकॉस्ट हुआ था, उसकी मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा आप जर्मनी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट ही होता है पोलैंड से। जब पोलैंड पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे जो भी ट्रीटी साइन हुई होती है पोलैंड से किसी और कंट्री के साथ या अलाइड पावर, ये लोग देख लेते हैं कि भाई अब तो अगर आज पोलैंड पे हुआ है, कल को यूके पे भी हो सकता है, ब्रिटेन पे भी हो सकता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अगेन एलाइड पावर, जिनकी जिनकी संधियां थी, जिस तरीके से हम संधियों के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी संधियां थी। और जब मैं रसिया पढ़ाऊंगा एक बारी और मैं संधि क्लियर करवा दूंगा, वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 में कैसी संधियां थी, किस कंट्री की किसके साथ, और किस तरीके से एक कंट्री दूसरे से जुड़ी हुई थी, है ना। तो एक संधि के और नेशनलिज्म के भावना से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर पोलैंड है ना। मैं आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बताया, मैंने आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताई ताकि आप रिकॉल भी कर लो और क्लियर भी रहे। अगर किसी भी बच्चे का अभी भी क्लियर ना हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सारे वीडियोस जो हैं, सारे एपिसोड्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो जर्मनी का हो फ्रांस का, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। पूरी हिस्ट्री इवेंट इवेंट जो भी मैं डेट पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें याद रखने का तरीका, सारी चीज़ें सब आपस में वेल कनेक्टेड है, तभी आपको सारी पिक्चर एक साथ समझ में आएगी। अगेन मैंने मैप नहीं लगाया इन सभी का जैसे मैं लगाया करता था, क्योंकि आई एज्यूम कि आप लोगों को अभी तक मैप पे आप लोकेट कर पा रहे होगे फ्रांस कहाँ है, पोलैंड कहाँ है, बेल्जियम कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है, राइट। सो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस से। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और रिपीटेड होते हैं, ठीक है। What was France known as during the Roman Empire? ये मैंने आपको कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और इवन यहाँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे भी एक मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। प्रीवियस ईयर में पूछे गए, अगेन ये रिपीट हो रहा है, तो ये आप मार करके चलें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, जो चाहे आप इफ्लू का दें, या आप जेएनयू का दे रहे हों, या आप बीएचयू में, है ना, या आप दून यूनिवर्सिटी का आप देने जा रहे हो, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी
आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ाया है तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मोनालिसा वॉज क्रिएटेड बाय। आप सोच रहे होगे भाई मोनालिसा और फ्रांस का क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेंटिंग है जो लॉरे म्यूजियम है ना, फ्रांस पेरिस में, वहाँ पे रखी गई है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। और इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से, है ना। हालांकि जो इनके क्रिएटर हैं वो फ्रांस से बिलोंग नहीं करते, है ना, वो डिफरेंट थिंग है। बट जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो जो बिलोंग कर रही है, वो आई मीन कि वो रखी गई है फ्रांस में ही, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके की क्वेश्चन, इवन उसके म्यूजियम का भी नाम आपको पता होना चाहिए, और म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है उसका भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है। मुझे लगता है आप में से किसी को भी डाउट नहीं होगा कि लियोनार्डो दा विंसी नहीं है इनके पेंटर, है ना, या क्रिएटर नहीं है। तो काफ़ी फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की। तो ये चीज़ आपको समझनी है ना। तो आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज बॉडीज ऑफ वाटर डज नॉट बॉर्डर फ्रांस। वेरी वेल। अगर आपने जियोग्राफिकल वीडियोस आपने देखी होगी फ्रांस की, एक या 2 वीडियोस मैंने डाली हैं। इवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं जब पढ़ा रहा था, बहुत सारे मैंने मैपिंग कराई हुई है आपको। तो आप सभी ने जिसने भी फॉलो किया होगा वो इजीली मार्क कर लेगा। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको अभी बताता हूँ अगेन, इसके लिए मैंने मैप लगाया हुआ है। देखता हूँ, अगर नहीं लगाया मैं फिर भी समझाऊंगा। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहले ऑप्शन है मेडिटेरियन सी, है ना, द इंग्लिश चैनल, द अटलांटिक, द बाल्टिक। आप खुद सोचिए, आप लोकेट कीजिए द बाल्टिक कहाँ है ना, द अटलांटिक कहाँ है, द इंग्लिश चैनल कहाँ है, द मेडिटेरियन सी क्या है। तो आप रिकॉल कीजिए, द इंग्लिश चैनल कहाँ है दोस्तों, यूके और फ्रांस के बीच में। इंग्लिश चैनल नाम से ही आप समझ लो इंग्लिश, है ना, इंग्लिश ब्रिटिश पीपल को इंग्लिश ही बोलते हैं, है ना। और मेडिटेरियन सी कहाँ है दोस्तों, फ्रांस के ईस्ट साउथ में है। ये भी है राइट। ये दोनों तो क्लियर हो गए, 50-50 ये बचा है आपका। द अटलांटिक कहाँ है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, फ्रांस के वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन। बचा बाल्टिक। आप कह रहे हो बाल्टिक कहाँ है, ये है भैया बाल्टिक कंट्रीज के पास। और बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, अगर आप में से किसी बच्चे को पता हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को पता चल पाए। अगर नहीं पता है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, बाल्टिक कंट्रीज के बारे में पढ़ें और उनको अच्छे से मैप में लोकेट भी करें। इवन जब मैं जर्मनी पढ़ा रहा था तभी मैंने बाल्टिक सी आपको क्लियरली मैप कराया हुआ था। बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक या नेशन भी मैंने बताए हुए थे। इवन जब मैं रसिया पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कराऊँ, इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, ये है मैप यूरोप का, ये है रसिया, ये है फिनलैंड, इस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया। ये है भैया बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक नेशन, ये है बाल्टिक सी। तो आप दूर दूर तक देख सकते हो, इसका कोई रिश्ता नहीं है फ्रांस का। अब रही बात, ये जो बे ऑफ बिस्के है ये अटलांटिक ओशियन में है ना। इंग्लिश चैनल आपको जैसे मैंने बताया यूके और फ्रांस के बीच में है, और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है बाल्टिक, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। आपको ये जब मैप आपके माइंड में बन जाएगा, यूके कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, स्पेन कहाँ है, राइट, इटली कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, है ना, बाल्टिक नेशन, रशिया। जब ये रशिया तक हम पढ़ लेंगे, स्पेन अगेन, तो आपको पूरा यूरोप क्लियर हो जाएगा अराउंड, है ना। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे मैपिंग करके पढ़िए। और जब भी आप इवन कंट्री को पढ़ रहे हो ना, मेरा सजेशन है, मेरा मानना है कि आपको ऐसे भी पढ़ना है। जब आप कंट्री पढ़ो तो उनके एटलीस्ट कैपिटल का नाम और करेंसी जरूर पढ़िए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है ना। एटलीस्ट
मैचिंग में ही दे देंगे आपको कि इस कंट्री, एक साइड कंट्री का नाम दे देंगे, एक साइड कैपिटल, और उनको मैच करना होगा, है ना, या करेंसी दे देंगे, ऐसे मैच करना होगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ आप करते रहिए टाइम टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, द आईफेल टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे। आप कहोगे सर डेट कैसे याद करें, डेट तो मैं अभी याद करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। 1789, 1889, 1860, 1887। यहाँ पे तो एक बात क्लियर है दोस्तों, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो आपको पता है 1789 तब तो कोई आईफेल टावर था ही नहीं, है ना, बनाया ही नहीं गया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन पे, 1889 दोस्तों। ये एक ऐसा ईयर है दोस्तों जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाओ। रीजन, हालांकि 1887 से ही स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, द आईफल टावर का, है ना। आईफल टावर पहले दिखा देता हूँ आपको, ये है आईफल टावर, है ना, पेरिस में है। तो और ये कंप्लीट कब हो गया था, या इसको इनोग्रेट कब कर दिया गया था, या लोगों पब्लिकली कब इनोग्रेट किया, ये 1889, है ना, इसका राइट आंसर है। और ये इसको याद रखने के तरीके, क्योंकि यहाँ से एक और इवेंट है दोस्तों, एक आप देखें इन दोनों के बीच का टाइम आफ्टर 100 ईयर, आप ये कह सकते हो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन की मेमोरी में ही आईफल टावर बनाया गया है ना। दूसरा, ये जो ईयर है दोस्तों, ये हिटलर का बर्थ ईयर है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद समझ सकते हो कि हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है, कितना इम्पोर्टेंट है, ईयर एंड ऑल। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके 100 साल बाद जो ये 1889 में आईफल टावर को बना दिया गया, और 1889 में ही फ्रांस एंड ऑल को से लड़ने के लिए हमारे हिटलर पैदा होते हैं जर्मनी में। हमारे क्या, जर्मनी के हिटलर, ठीक है। तो मजाक की बात, बाकी तो ये क्रैप है, दो ऑप्शन आपको ट्रिक करने के लिए, ठीक है, इसमें आप ना फंसिएगा। 1887 ये जो है ये कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था उसकी डेट है, बस ये है राइट डेट 1889। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ें। ये आईफल टावर अच्छे से देख लो, सुबह सुबह मज़ा आ जाएगा। क्यों, बहुत लोगों के सपने हैं आईफल टावर को देखने का, जाने का होता है भाई, बिल्कुल जाओ, फ्रेंच सीखो, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ो, और जाओ अपनी आगे की स्टडीज़ भी पूरी करो, साथ साथ आईफल टावर को भी डेली देखो अपने विंडो से। चलो बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेंकोफोन रीजन। हालांकि मैंने आपको बताया है फ्रेंकोफोन रीजन होते क्या हैं, हम फ्रेंकोफोन किन को बोलते हैं। चलो एक बार और रिपीट करता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। फ्रेंकोफोन रीजन वो रीजन है जहाँ के लोग एज ए नेटिव स्पीकर होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की, उनको हम फ्रेंकोफोन बोलते हैं, है ना, उनका नेटिव लैंग्वेज ही होता है फ्रेंच। ऑप्शन देखें, मालदीव्स, हांगकांग, वर्जिन आइलैंड एंड सिचल्स। मालदीव्स में तो आप खुद देखिएगा, हालांकि आप इन कैपिटल भी देखिएगा। हांगकांग का तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैड्रिन एंड इंग्लिश के अलावा है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश इसलिए भी है ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ यूके, क्योंकि यूके के पास तक रहा था 100 सालों तक करीब, है ना। वर्जिन आइलैंड इसका भी नहीं है। और अब आता है सिचल्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग हैं, इवन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी है, एक और लैंग्वेज है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की, ठीक है दोस्तों। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, पहले हम सिचल्स को देखते हैं, मैपिंग करते हैं। और ये सिचल्स कहाँ है दोस्तों, आपको कॉन्टिनेंट याद होने चाहिए 7 के 7, और जो ओशियंस हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर मैं क्लियरली दिखाऊं, पूरा नहीं आ रहा है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है अरेबियन सी, ये है अरेबियन पेनिसुला, है ना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। आप मैप कीजिएगा, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे कौन सी है, यमन, ओमान, है ना, यूएई, सऊदी अरबिया, है ना, ये सारी कंट्रीज। रेड सी है ये,
अरेबियन सी, इस तरीके से आप मैपिंग करके पढ़ो। ये है इंडियन ओशन। तो मैं आपको बताऊं, ये अरेबियन सी में नहीं है सेचल्स, अरेबियन इंडियन ओशन में आता है सेचल्स। और ये जो कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और क्योंकि ये अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, तो इसी की कंट्री है। ऐसा मत सोचिए कि सर ये अफ्रीका है कंट्री, यहाँ पे नहीं है तो ये अफ्रीकन कैसे हुई। दोस्तों, अ, ये कुछ हाईलैंड्स हैं जो कि होते हैं इन्हीं के पार्ट। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं ये सब, है ना, अफ्रीकन कंट्री हैं ये सेचल्स। तो इसकी कैपिटल है विक्टोरिया, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और 115 आइलैंड्स हैं और इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ये है लोकेशन, इस तरीके से आप मैप कीजिए। और है ना, बाकी के कंट्री आपको आजू बाजू में दिख ही रहे हैं, मोजाम्बिक, मदागास्कर। तो ये भी सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पढ़ाए हुए हैं और भी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस फ्रांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखना जरूर ना भूलें। अगर आपने सिर्फ उतने ही कर लिए, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जिन्होंने भी किया होगा, इसका आंसर आप इजली दे लोगे। कोई इसमें कहानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, 2014 का है। जॉन लॉक गोडार्ड इज अ फ्रेंच। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, ऐसे दे दिया जाएगा नाम, और पूछ लेंगे कि वो पोएट हैं या पेंटर हैं, फिल्म मेकर हैं या पॉलिटिशियन। और ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही होती हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन जेएनयू तो पूछता ही पूछता है। इबन, और भी इफ्लू एंड अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। सो इसको तो हम ऑप्शन के थ्रू नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि ये एक फिल्म मेकर हैं आपको, और काफ़ी फेमस फिल्म मेकर हैं फ्रेंच के, वो भी 1950s 60s के बीच के। तो ये हैं पर्सन, और काफ़ी ये फेमस हैं। ये वो भी फ्रेंच स्विस फिल्म डायरेक्टर या फिल्म मेकर बोल सकते हो इनको। स्क्रीन राइटर भी हैं, फिल्म क्रिटिक्स भी हैं। तो इनकी एक काफ़ी फेमस फिल्म है, उस फिल्म के नाम से आप इनको याद रखो, इस क्वेश्चन को याद रखो। इनकी जो एक फेमस फिल्म है, ब्रेथलेस, है ना, ब्रीथलेस आप पढ़ सकते हो, या ब्रीथलेस। सो ये एक सीन है, उसकी एक पिक्चर है, ये मैंने लगाया हुआ था, मिल गया था, हालांकि ब्रिटेनिका पे था तो मैंने ले लिया था। इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि मैं प्ले करके देख रहा था पिक्चर तो मैंने लगाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। है ना। तो ये पिक्चर है ब्रीथलेस, इनकी काफ़ी फेमस मूवी है जो इन्होंने डायरेक्ट की है, बनाई है। तो एक ये कौन है, ये एक फिल्म मेकर और डायरेक्टर है दोस्तों, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। आगे वीडियो आएगी, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं प्रॉमिस करूँगा और मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल टाइम दूंगा कि मैं ऐसा भी कोशिश कर सकता हूँ रात को, अगर मैं पॉसिबली बना लेता हूँ, पीपीटी रेडी हो जाता है तो मैं मॉर्निंग में ऐसे शूट कर लियाऊंगा वीडियो। मैं कोशिश करूँगा आपको डेली रूटीन पे वीडियो मिल जाए, ताकि आपका कुछ रहे ना। ऑलमोस्टली एक वीडियो और आएगी बस, 20th तक मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर कर दूंगा, और ये सीरीज हो जाएगी ख़त्म। फिर हम पढ़ेंगे स्पेन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट। आपके अपने डाउट हैं, विदाउट हेजिटेशन आप पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। जी हाँ, कुछ बच्चे कांटेक्ट नंबर भी मांग रहे थे कि सर आपसे बात करनी है। तो ठीक है, अगर आपको बात करनी है कोई बात नहीं। मैं एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने लिखा भी था, अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8920053065। रिपीट, 8920053065। आप इस पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं बिजी हूँ, इंस्टेंटली आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, या मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो आज के लिए बस इतना, मैं आपसे विदा चाहूँगा दोस्तों। सो
मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।